को बर्फ बनने में समय लगता है, जल को बर्फ बनने में समय लगता है, रात के बाद सूरज को निकलने में समय लगता है। माना हम किस्मत को नहीं बदल सकते, माना हम किस्मत को नहीं बदल सकते, लेकिन हौसलों से किस्मत को बदलने में समय लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RC जीनियस क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी भारत के संवैधानिक इतिहास की और 1853 के चार्टर अधिनियम तक हमने चर्चा की थी। दोस्तों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट के बाद 1857 में क्रांति होती है और 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है और इस अधिनियम के तहत कुछ मुख्य विशेष बातें होती हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा 1813 के चार्टर अधिनियम में किया और 1833 के चार्टर अधिनियम में किया। 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उसे चीन और भारत में चाय का व्यापार करने का अधिकार रहता है। 1833 के चार्टर अधिनियम में हमने चर्चा की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात उसके अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है भारत का, और भारत के पहले वायसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग होते हैं। तीसरी बात दोस्तों, द्वैत शासन को भी समाप्त कर दिया जाता है। और द्वैत शासन दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में आया था। द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है 1858 के अधिनियम के तहत, और पीछे के जितने भी अधिनियम थे सबको समाप्त कर दिया जाता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत सबको समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम में यह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अब ब्रिटेन के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी राजा पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत सीधा शासन इंग्लैंड के पास चला जाता है और यहाँ एक नए पद को जोड़ा जाता है, राज सचिव का। राज सचिव का एक नया पद जोड़ा जाता है और इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15। और ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि राज सचिव का पद कब जोड़ा जाता है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15। अब इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है और इसे भारत के शासन को सुधारने का अधिनियम भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत के शासन को सुधारने का अधिनियम किसे कहा जाता है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारत को सुधारने का अधिनियम कहा जाता है। भारत के शासन को
सुधारने का अधिनियम, भारत के शासन को सुधारने का अधिनियम कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। 1858 के बाद भारत में 1861 में अगला अधिनियम आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय होते हैं और हमने चर्चा की भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह पता चलता है कि अगर भारत पर राज करना है तो भारत के लोगों को मिलाना, भारत के लोगों को हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। और 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। 1862 में पहली बार गैर सरकारी पद पर भारत के 3 लोगों को नियुक्त किया जाता है। ये बात आप याद में रखिएगा। पहले होते हैं बनारस के राजा, बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के राजा और तीसरे थे दिनकर राव। तीसरे व्यक्ति दिनकर राव। दोस्तों ये बात आप याद में रखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार भारत के लोगों को किसी पद पर बैठाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और उसमें पहले थे बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव। इसी में दोस्तों एक अहम हिस्सा जो हम आपको बता रहे हैं, 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत दूसरी बात बहुत जरूरी है, आईपीसी की धारा तथा सीआरपीसी की धारा को भी भारत में 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत लाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला अधिनियम आता है, इस पे चर्चा भी करेंगे हम। आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा आगे हम पॉलिटी की क्लास पढ़ेंगे। और आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा क्या होती है, किसके द्वारा लगाई जाती है, इन सब पे चर्चा की जाएगी। दोस्तों इसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 2 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। पहला कि बजट पर बोलने का अधिकार हमको पहली बार 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत मिलता है। पहली बात, इस पर बजट पर बोलने का अधिकार, बजट पर बोलने का अधिकार दिया जाता है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और दूसरी बात, इसमें चुनाव समिति का गठन किया जाता है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत चुनाव समिति का गठन किया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कहीं भी इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। चुनाव समिति का गठन किया जाता है लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और 1892 के भारत परिषद अधिनियम से यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला, बजट पर बोलने का अधिकार कब दिया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। और चुनाव शब्द का प्रयोग या चुनाव समिति का गठन, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें चुनाव शब्द का गठन तो किया गया, चुनाव का गठन किया गया लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1909 का। इसको भी भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है लेकिन इसे एक नाम और दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम।
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोस्तों नाम से तो सीधा जाहिर हो रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ सुधार होंगे, लेकिन ऐसा इसमें कुछ होता नहीं। मार्ले उस समय भारत के राज सचिव पद पर थे और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। सचिव में मार्ले थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सुधार की बात जरूर की जाती है, लेकिन इसे एक शब्द में फूट डालो का अधिनियम भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को फूट डालो अधिनियम भी कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यहाँ तो सुधार की चर्चा की है और हमारे द्वारा यह बताया जा रहा है कि ये फूट डालो का भी अधिनियम है। दोस्तों याद रखिएगा, इसे फूट डालो अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुस्लिम समुदाय को अलग कर दिया जाता है। मुस्लिम मतदाताओं को अलग मत देने का अधिकार दे दिया जाता है, अर्थात मुस्लिम मताधिकार को अलग कर दिया जाता है और कहा जाता है मुस्लिम को वोट केवल मुस्लिम ही डालेंगे। मुस्लिम लोगों के लिए मत का प्रयोग केवल मुस्लिम ही करेंगे। और तीसरी बात ये भी आप याद रखिएगा, पहली बार वायसराय के परिषद में तथा एसोसिएशन में भारत के पहले व्यक्ति को चुना जाता है और उस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र सिंह सिन्हा। सत्येंद्र सिंह सिन्हा एसोसिएशन